काठमांडू। मैं शहर के बीचों बीच एक सस्ते से कमरे में रुकता हूं और कई घंटे सोता हूं। अगली सुबह श्री शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू के दो सबसे पवित्र मंदिरों में जाता हूं, एक हिंदुओं का और दूसरा बौद्धों का। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है, केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। वहां बहुत भीड़ और अफरा तफरी है। पुजारी, दुकानदार, भक्त, पर्यटक, गायन, बंदर, कबूतर और कुत्ते चारों ओर घूम रहे हैं। हम फूल चढ़ाते हैं। वहां इतने लोग हैं कि कुछ लोग पुजारी का ध्यान खींचने के लिए दूसरों को धक्का दे रहे हैं। एक नेपाली राजकुमारी आती है और सभी लोग झुककर उसे रास्ता देते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवा कपड़े पहने कुछ विदेशी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा कि वे हिंदू हैं। तभी दो बंदरों में लड़ाई हो जाती है। एक बंदर दूसरे को दौड़ाता है, वह शिवलिंग पर कूद जाता है और फिर चिल्लाते हुए मंदिरों के चारों ओर भागता है और नदी बागमती की ओर चला जाता है। नदी के किनारे एक शव का अंतिम संस्कार हो रहा है। धोबिनें कपड़े धो रही है, बच्चे नहा रहे हैं। एक बालकनी से मुरझाए फूलों की टोकरी नदी में फेंकी जाती है। नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर आधा बाहर निकला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब यह पूरी तरह बाहर आ जाएगा तब अंदर की देवी मुक्त हो जाएगी और कल युग का अंत हो जाएगा। बौद्धनाथ स्तूप, जो काठमांडू का एक बौद्ध मंदिर है, वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। शांति और सुकून। उसका बड़ा सफेद गुंबद एक सड़क से घिरा हुआ है। बाहर तिब्बती दुकानदारों की छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां ऊनी थैले, तिब्बती चित्र और चांदी के गहने मिलते हैं। वहां भीड़ नहीं है। यह एक शांत जगह है जो आसपास की भागदौड़ से अलग है। काठमांडू रंग बिरंगा, व्यापारिक और धार्मिक शहर है। संकरी और व्यस्त गलियों में फूलों से सजे देवी देवताओं के छोटे मंदिर हैं। फल वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्टकार्ड के विक्रेता, सौंदर्य प्रसाधन, कैमरा फिल्म, चॉकलेट, पीतल के बर्तन और नेपाली प्राचीन वस्तुएं बेचने वाली दुकानें हैं। रेडियो से फिल्मी गाने बज रहे हैं। कार के हॉर्न, साइकिल की घंटियां, गायों की आवाजें और दुकानदारों की आवाजें गूंज रही है। मैं बिना सोचे समझे बहुत कुछ खरीदता हूं। मार्जिपैम की मिठाई, भुनी हुई मकई जिसमें नमक, मिर्च और नींबू लगा होता है, कुछ रोमांटिक कॉमिक्स और रीडर्स डाइजेस्ट की एक प्रति। फिर मैं कोका कोला और एक बहुत खराब नारंगी पेय पीता हूं और थोड़ा अच्छा महसूस करता हूं। मैं सोचता हूं कि अब घर कैसे जाऊं। अगर मुझे यात्रा का शौक होता तो मैं बस और ट्रेन से पटना जाता, फिर गंगा नदी के रास्ते बनारस, इलाहाबाद, आगरा होते हुए दिल्ली जाता। लेकिन अब मैं थक गया हूं और घर की बहुत याद आ रही है। आज अगस्त का आखिरी दिन है। मैं सोचता हूं सीधे घर जाओ। मैं नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाकर अगली सुबह की फ्लाइट की टिकट ले लेता हूं। मैं होटल के पास एक चौराहे पर खड़े बांसुरी वाले को देखता हूं। उसके हाथ में एक लंबी डंडी होती है जिसके ऊपरी हिस्से में एक गोल जुड़ाव लगा होता है, जिसे 50 बांसुरियां चारों तरफ फैली हुई होती है, जैसे शाही के कांटे। ये बांस की बनी होती है, कुछ क्रॉस फ्लूट होती है, कुछ रिकॉर्डर। वह कभी कभी उस डंडी को जमीन पर खड़ा करता है, एक बांसुरी चुनता है और कुछ देर तक बजाता है। उसकी धुन सड़क के शोर शराबे और दुकानदारों की आवाजों के बीच भी साफ सुनाई देती है। वह धीरे धीरे और ध्यान से बजाता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता। वह कभी भी चिल्लाकर अपने बांसुरी बेचने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी कोई ग्राहक आकर बांसुरी खरीद लेता है, लेकिन वह इसे बड़े ही आम से तरीके से करता है, जैसे बेचने का काम उसके लिए बहुत खास न हो। कभी कभी वह बांसुरी बजाना छोड़कर पास के फल वाले से बात करने लगता है। मुझे लगता है कि यही उसकी जिंदगी का रोज का तरीका है, बांसुरी बजाना, बातें करना, कुछ कुछ बेचना। मुझे वहां से हटना बहुत मुश्किल लगता है। बांसुरी की धुन हमेशा मुझे ऐसा ही महसूस कराती है। यह एक साथ सबसे आम भी है और सबसे खास भी। दुनिया की कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जहां बांसुरी न हो। जैसे फारस की नय, जापान की शाकुहाची, हिंदुस्तानी संगीत की गहरी बांसुरी, दक्षिण अमेरिका की हल्की और सांस जैसी बांसुरियां, चीन की तीखी आवाज वाली बांसुरी। हर बांसुरी की अपनी अलग उंगलियों की चाल और सुरों की सीमा होती है। हर एक अपनी अलग यादें और भावनाएं जगा देती है। लेकिन किसी भी बांसुरी को सुनना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी मानवता से जुड़ गया हूं, जैसे यह संगीत इंसानी आवाज की तरह बोल रहा हो। बांसुरी की धुन भी सांस से ही चलती है, जैसे इंसान को सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है,
वैसे ही इसे भी रुककर फिर से चलना पड़ता है। मुझे हैरानी होती है कि कुछ जानी पहचानी बांसुरी की धुनें मुझे इतना भावुक कर देती है। पहले जब मैं विदेश से लौटता था तब मैंने इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार मुझे इनका बहुत गहरा असर महसूस हो रहा है।